नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी इसका छठा अध्याय इत्यादि की आत्मकहानी जो पठनार्थ के अंतर्गत दिया हुआ है उसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसका व्याख्या वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर अपलोड कर दिया है। आप एक्सप्लेनेशन के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। इस आत्मकहानी को यशोदानंद अखोरी इन्होंने लिखा हुआ है। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू करते हैं। भाषा बिंदु के अंतर्गत पेज नंबर 18 के ऊपर आपको दिया हुआ है संधि पढ़िए और समझिए। अब इसमें ये ग्रामर पोर्शन है, संधि दी हुई है। अब इसमें हमको संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों संधियाँ यहाँ पर हमें दी हुई है। हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हमको दिया हुआ है इस पोर्शन में कि सबको पता होता था कि वे पुस्तकालय में मिलेंगे। अब ये पुस्तकालय शब्द जो हाईलाइटेड है या बोल्ड लिखा हुआ है, इसके अंदर हमको संधि ढूंढना है। तो पुस्तकालय की जब हम संधि करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, पुस्तक धन आलय बराबर क्या हो जाता है, पुस्तकालय। अब इस क के अंदर जो है ये अ छुपा हुआ है और ये आ जो है ये आ है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क जो है ये अगर हलंत लगा हुआ होता है इस क के अंदर अगर इस तरीके से हलंत लगा हुआ होता तो ये व्यंजन होता है ना, पूरा व्यंजन होता। लेकिन इस क में हलंत लगा हुआ नहीं है इसलिए व्यंजन नहीं है। ये कैसा है, ये अगर हम इस तरीके से क लिखते तो क प्लस अ होता है वो, यानी इस क के अंदर अ छुपा हुआ है ना। ये क जो है स्वर युक्त है और ये क जो है ये व्यंजन है और इसके अंदर क्या है, स्वर छुपा हुआ है। तो क धन अ बराबर क्या हुआ, क, और ये वाला क्या है, व्यंजन, ये क्या है, स्वर युक्त। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से पुस्तक धन आलय, इस क में अ है, ये बाहर निकाल लिया, ये आ है, ये यहाँ लिख लिया। तो ये अ धन आ मिलकर बन गया आ, है ना, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो पुस्तकालय हो गया। यानी ये अ और आ है तो ये दोनों स्वर है इसलिए कौन सी संधि है, स्वर संधि। उसी तरीके से वे सदैव स्वाधीनता से विचर आए हैं या विचरते आए हैं, ऐसा होना चाहिए था। सदैव तो सदा धन एव, ये मिलकर बन जाता है सदैव। तो दा में आ जुड़ा हुआ है, ये वाला आ, और ए के अंदर ये वाला ए, तो ये दोनों ही स्वर है और ये दोनों स्वर होने के कारण ये क्या हो गई, स्वर संधि। और दूसरा है राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है। तो प्रत्येक, प्रति धन एक इज इक्वल टू प्रत्येक। तो ई त में जो ई की मात्रा लगी है ये यहाँ पर जो है क्या है, स्वर है ई, और ये ए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ई और ए मिलकर क्या हो गया, दोनों स्वर है इसलिए स्वर संधि हो गया, है ना। दूसरा हम देखते हैं कि उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। तो उन्नति, उतधन्नति बराबर उन्नति, इसमें त देखिए यहाँ हलंत है, इसका मतलब है कि इस हलंत के कारण ये त जो है व्यंजन युक्त है, इसके अंदर स्वर बिल्कुल भी नहीं है। जब ये व्यंजन है और इधर ये जो न है ये भी क्या है, व्यंजन है। अब इसमें भले ही स्वर छुपा हुआ है लेकिन फिर भी एक व्यंजन आ गया, इसलिए व्यंजन और स्वर मिलके क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। स्वर स्वर क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। व्यंजन स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन व्यंजन, व्यंजन व्यंजन व्यंजन, इस तरीके से इसमें होता है। दूसरा है सम्मान का स्थान न पाने से रूठकर भागते हैं। सम धन मान इज इक्वल टू हो गया सम्मान। अब ये म भी हलंत वाला अर्थात ये व्यंजन है ना। तो एक व्यंजन है एक स्वर है, दोनों मिलके क्या हो गए, व्यंजन संधि। क्योंकि एक व्यंजन है ना तो दूसरा अगर स्वर भी रहेगा तो व्यंजन संधि। दूसरा है, तीसरा है हर कार्य सदाचार से करना चाहिए। तो सत धन आचार बराबर सदाचार। ये तो जो है व्यंजन है, प्योर व्यंजन है, इसमें स्वर बिल्कुल भी नहीं है इसलिए ये तो, और आ जो है यहाँ पे भा लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। तो सत धन आचार, ये आ, ये व्यंजन और ये स्वर मिला के क्या हो गया, व्यंजन संधि। हम इसी तरीके से तीसरे को देखते हैं। डायरी साहित्य की एक निष्कपट विधा है। तो निष्कपट, निह धन कपट, जहाँ पर ये श आता है वहाँ पे हमेशा क्या हो जाता है, विसर्ग आ जाता है। निह धन कपट बराबर निष्कपट। यहाँ पे विसर्ग संधि जैसे ही हम इस वाले चिन्ह को देखते हैं तो हम सीधे बता देते हैं क्या है, ये विसर्ग संधि है। और ये जो पुनः धन आगमन, उसका पुनरागमन हुआ। पुनः धन आगमन बराबर पुनरागमन, ये देखते से हम बता देंगे विसर्ग संधि है। यहाँ का क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ पे जो है निष्कपट में जो क है उसका क्या हो गया, श हो गया। मनः धन ताप, यानी क्या हो गया, मनस्ताप। मित्र को चोट पहुंचाकर उसे बहुत मनस्ताप हुआ। तो मन धन ताप, यहाँ पे विसर्ग है यानी विसर्ग संधि है। ये जो यहाँ पे ये स में बदल गया है ना, मनस्ताप।
इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि संधि के भेद, हमें यही वाली चीज़ दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई है। किस तरीके से दी हुई है देखते हैं कि संधि में दो ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है। उपरोक्त उदाहरण में पुस्तक धन आलय, सदा धन एव, प्रति धन एक शब्दों में दो स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ स्वर संधि हुई। यानी दो स्वर मिले और उससे परिवर्तन हुआ, आ और ए मिले तो सदैव ए बन गया है ना, इस तरीके से। और स्वर संधि उदाहरण नंबर 2 में उत्धन्नति, समधनमान, सतधन आचार शब्दों में व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन परिवर्तन हुआ। यानी इधर तो व्यंजन था लेकिन इधर स्वर था, इस तरीके से व्यंजन स्वर आने से व्यंजन हो गया। अतः यहाँ व्यंजन संधि। उदाहरण 3 में निह धन कपट, पुनः धन आगमन, मनः धन ताप में विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ विसर्ग संधि। विसर्ग यानी क्या है, ये जो दो बिंदियाँ होती है इसे विसर्ग कहा जाता है। आइए आगे का देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पर मौलिक सृजन के अंतर्गत दिया हुआ है, धन्यवाद शब्द की आत्मकथा अपने शब्दों में लिखिए। आइए इसको देखते हैं कैसे लिखना है। मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए। धन्यवाद शब्द बोलकर हम दूसरों द्वारा की गई मदद की सराहना करते हैं, है ना। जब भी हम धन्यवाद किसी को बोलते हैं, कोई हमारी मदद करता है तो हमें मन से प्रसन्नता होती है, हम उसे हमारी जो प्रसन्नता है प्रकट करना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, इसलिए हम उसे धन्यवाद कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं रुककर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि देखने के बाद, पढ़ने के बाद में मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। देखते हैं, धन्यवाद शब्द बोलकर हम दूसरों द्वारा की गई मदद की सराहना करते हैं। यह शब्द हमारे ज़बान पर इतना अधिक चढ़ा हुआ होता है कि हम दिन में कई बार इस शब्द का उपयोग कर ही लेते हैं, है ना। हम लोग सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हम दिन में कई बार इस शब्द का उपयोग कर लेते हैं, परंतु फिर भी इस शब्द के महत्व पर या उसकी उपस्थिति पर इतना गौर नहीं करते। हम कितनी बार धन्यवाद बोल देते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम धन्यवाद के बारे में नहीं सोचते कि ये शब्द जो है हमारी कितनी मदद करता है या कितना ज़रूरी शब्द है, परंतु फिर भी उस शब्द के महत्व पर या उसकी उपस्थिति पर इतना गौर नहीं करते। इसलिए आज धन्यवाद शब्द स्वयं अपने बारे में बोलते हुए कहता है, यानी स्वयं अपने बारे में बोल रहा है, अपनी आत्मकथा लिख रहा है। और क्या बोल रहा है कि शब्द समाज में, अब आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से आप क्या धन्यवाद की आत्मकथा जो है सीधे यहाँ से शुरू कर सकते, कोई भी आप प्रस्तावना न रखते हुए सीधे यहाँ से शुरू कर सकते। लेकिन अगर यही टॉपिक आपको निबंध लिखने में आ जाता है तो फिर आपको ये वाली प्रस्तावना देते हुए फिर आपको यहाँ पे निबंध में आना चाहिए। अब हमने देखा इत्यादि की आत्मकथा पढ़ी थी, और इत्यादि की आत्मकथा इसी लेसन के अंतर्गत हमको दिया है कि धन्यवाद शब्द की आत्मकथा लिखिए, तो हमको वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से लिखना चाहिए। तो वही देखते हुए मैं आपको ये तरीका बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसी को आप दूसरे पे अप्लाई करके किस तरीके से लिख सकते हैं। तो शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है, ये धन्यवाद शब्द बोल रहा है। मेरा इतना आदर है कि लोग दिन भर में जाने कितनी बार मुझे बुला लेते हैं, है ना, बार बार। मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, यानी वो पूरा टाइम बिजी रहता है। यदि मैं न होता तो दूसरों की मदद करने वालों के प्रति अपनी भावनाओं को लोग शायद व्यक्त ही नहीं कर पाते। यानी कोई मदद करता है तब हम उसको धन्यवाद कहते हैं और वो हमारे मन की भावनाओं को समझ जाता है सामने वाला जिसने हमारी मदद की हुई होती है। तो अगर ये धन्यवाद शब्द नहीं होता तो हम अपने मन की जो भावनाएं हैं उसको समझा ही नहीं पाते, यानी कितना बोलते, क्या बोलते, बहुत सारी बातें जो मन के अंदर रहती है वो सिर्फ इस एक धन्यवाद शब्द के अंदर छुपी हुई होती है, और हम वो बोल के हमारे कर्तव्य को पूरा कर लेते हैं और सामने वाले को हमारे मन की बात जो है अच्छे से समझा देते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि मेरे इस्तेमाल से लोग दूसरे सभी प्रकार के झंझटों से या दिखावे से बच जाते हैं। बड़े से बड़े कार्यों के लिए मैं इतना छोटा सा धन्यवाद शब्द, परंतु सब मददगारों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आने वाला, है ना। इतना छोटा सा शब्द है, लेकिन मददगार के चेहरे पर जब आप उनको, सामने वाले को जो आपकी मदद करता है, उनको धन्यवाद बोलते हैं तो वो
उसके चेहरे के ऊपर जो है इस शब्द को सुनकर मुस्कान ज़रूर आ जाती है। मेरे नाम से ही वे संतुष्ट हो जाते हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति जो है ये सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता, यानी बदले में वो उसके कुछ नहीं चाहता। इतना होने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी। अब यहाँ धन्यवाद शब्द बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ मैंने किया लेकिन मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा, किसी लेखक या कवि को मेरी याद नहीं आई, है ना। मेरा जन्म संस्कृत में हुआ, संस्कृत यानी संस्कृत भाषा में, है ना। संस्कृत भाषा जो है वो इनकी जन्मस्थली है, किसकी, धन्यवाद शब्द की। तो हम यहाँ लिखते हैं मेरा जन्म संस्कृत भाषा में हुआ और अब पूरी दुनिया मेरा उपयोग करती है। या ऐसा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं पूरी दुनिया के लोगों के मुंह में सबसे ज़्यादा बार आने वाला पहला शब्द हूँ। यानी बहुत लोग जो है धन्यवाद बोलते हैं, चाहे वो थैंक यू क्यों ना बोले, थैंक यू भी क्या है, धन्यवाद ही है। तो दिन भर जो है सबसे ज़्यादा बार आने वाला पहला शब्द किसी भी व्यक्ति के मुंह में होता है, वो धन्यवाद होता है। मैं सभी परिचितों व अपरिचितों के दिलों में रहता हूँ और सकारात्मकता फैलाता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, धन्यवाद क्या बोल रहा है कि मैं सबके बीच में सकारात्मकता फैलाता हूँ, क्योंकि एक शब्द ही ऐसा है कि जो नकारात्मकता कहीं नहीं फैलाता, है ना। मेरे नाम का अर्थ है धन्य मानना या धन्य कहना। लोग यानी कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसको धन्य मानते हैं कि भाई तुमने हमारी मदद की। कोई किसी गरीब की मदद करे, अच्छे की मदद करे, बुरे की मदद करे, छोटे की मदद करे या बड़े की मदद करे, हम उस व्यक्ति को, मददगार व्यक्ति को जो है धन्य मानते हैं। लोगों के मन की गहरी भावनाओं और अर्थ को मैं अपने अंदर समाये हुए हूँ, यानी हमारे मन में इतनी भावनाएं छुपी होती है, हम उनको प्रदर्शित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें शब्द नहीं मिलते। उस समय हम इस धन्यवाद शब्द का उपयोग कर लेते हैं और सामने वाला हमारे अंदर की सभी भावनाओं को समझ जाता है, हम जो बोलना चाहते हैं वो समझ जाता है। मेरे कारण दुनिया में अपनापन बढ़ता है और लोगों का आपस में सम्मान बढ़ता है, यानी कहने वाले का भी सम्मान बढ़ता है, जो धन्यवाद कहता है उसका भी सम्मान बढ़ता है और जो मदद करता है उसका भी सम्मान बढ़ता है धन्यवाद शब्द सुनने से, है ना। तो परंतु बहुत से स्वार्थी लोग जो सिर्फ अपने आप को ही बड़ा समझते हैं, वे मेरा प्रयोग करने में अपने आप को छोटा समझते हैं। यानी कई लोग ऐसा होते हैं ना कि क्यों किसी का धन्यवाद कहा जाए, ये काम तो मैंने करा है, या इसको तो करना ही था, क्या इसको धन्यवाद कहूँ। तो यानी वो स्वार्थी लोग हैं, ये यहाँ पे धन्यवाद कह रहा है ना, कि ऐसे लोग मेरा प्रयोग करने में अपने आप को छोटा समझते हैं, परंतु उनके ऐसे व्यवहार से मैं कभी भी रुष्ट नहीं होता, यानी मैं कभी गुस्सा नहीं होता उनके ऐसे व्यवहार से, क्योंकि मैं स्वयं अपनी कीमत पहचानता हूँ और ऐसे स्वार्थी लोगों के संपर्क में आने से बचता हूँ, क्योंकि ये मेरी छवि को धूमिल कर सकते हैं। यानी जो धन्यवाद शब्द है, इसके जो छवि है, इसकी जो पहचान है, उसको धूमिल कर सकते हैं। इसलिए धन्यवाद शब्द बोलते हैं मैं ऐसे लोगों के ज़बान पे आना भी नहीं चाहता जो स्वार्थी है, जो दूसरों का भला नहीं कर सकते, है ना। चलते चलते, अब धन्यवाद जो है जाते हुए बोल रहा है कि चलते चलते मेरा सभी पाठकों से और सभी उपयोग करने वालों से निवेदन है कि आप यदि स्वार्थी लोगों से मिले या उनके संपर्क में आए तो उन्हें मेरा महत्व जरूर समझाए। आप सभी से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये यहाँ पर धन्यवाद अपनी आत्मकथा बोल रहा है। दूसरी चीज़ पठनीय में आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पर दी हुई है और उसमें दिया हुआ है हिंदी साहित्य की विविध विधाओं की जानकारी पढ़िए और उनकी सूची बनाइए। तो हिंदी साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उसके अंतर्गत नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, कविता, लघु कथा, प्रहसन या उसको कहा जाता है कॉमेडी, उसके अलावा विज्ञान कथा, व्यंग्य, पुस्तक समीक्षा और साक्षात्कार, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इनके मैंने सिर्फ आपको नाम दे दिए क्योंकि इन्होंने हमें सूची बनाने के लिए कहा था, तो हमने वो दे दिया। अगर इसके बारे में जानकारी चाहें तो हम उसको एक एक दो लाइनों के अंतर्गत लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे पेज नंबर 17 पर आपके टेक्स्ट बुक में संभाषणी दिया है, उसमें दिया है अपने विद्यालय में मनाई गई खेल प्रतियोगिताओं में से किसी एक खेल का आंखों देखा वर्णन कीजिए। ये आपको लिखने के लिए आ जाता है ना। प्रसंग लिखिए, घटना का वर्णन कीजिए, प्रसंग का वर्णन कीजिए, इस तरीके से, या फिर निबंध के रूप में भी आता है। तो अपने विद्यालय के किसी समारोह का सूत्र संचालन
आइए इसको देखते हैं। संभाषणी में ये है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के लिए हमारे स्कूल के मैदान का चयन किया गया था, यानी स्कूल के मैदान में ही ये प्रतियोगिता रखी गई थी। खेल दिवस सुबह 9 बजे शुरू हुआ। और ये कब रखा गया था? खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिता होती है ना। तो इस तरीके से हम, अगर आपको खेल दिवस आता है तो भी आप लिख सकते हैं और खेल दिवस शब्द का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं ना। और यानी दोनों हिसाब से आपको ये वाला निबंध आपका तैयार हो जाता है। तो खेल दिवस की जगह आप यहाँ पे खेल प्रतियोगिता लिख सकते हैं कि खेल प्रतियोगिता सुबह 9 बजे शुरू हुई। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल एवं हमारे माननीय अध्यक्ष ने भाषण दिए और राष्ट्रगान गाकर और स्कूल का झंडा फहराकर प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम का सामना नूतन विद्यालय की क्रिकेट टीम से होने वाला था। यानी दो स्कूलों की टीम थी जिनके बीच में क्रिकेट का सामना होने वाला था। सामना यानी क्या? मैच। आप यहाँ पे मैच भी लिख सकते हैं। यह मैच देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। खेल ठीक 10 बजे शुरू हो गया। नूतन विद्यालय की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरू के 4 बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके 80 रन बना लिए, परंतु उनके आउट होने के बाद जैसे खेल का रुख ही बदल गया। यानी पहले के जो 4 खिलाड़ी थे वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन आगे के जो खिलाड़ी उनके आउट होने के बाद आए, उसके बाद में ऐसा लग रहा था ना कि ये टीम जीतने वाली है, तो उसका रुख ही बदल गया। कैसे? अगले सभी बल्लेबाज 2-2, 4-4 रन बनाकर केवल 140 रन ही बना पाए और सारी टीम 140 रनों पर सिमट गई। यानी टोटल मिलाकर इन्होंने 80 बनाए और इन्होंने आगे के 2-2, 4-4 मिलाकर उसको 140 कंप्लीट किया, है ना। और 140 रनों पर ही यह सिमट गई, जबकि पहले ऐसा लग रहा था कि ये बहुत से रन बना पाएंगे। तो हमारी टीम ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके पूरे खेल को अपने पक्ष में कर लिया था। यानी यहाँ पर हम आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारी टीम खेलने के लिए मैदान में आई, वैसे ही विपक्षी टीम ने शानदार गेंदबाजी के करतब दिखाए, परंतु हमारे बल्लेबाजों के आगे उनका एक भी मंसूबा सफल न हो सका। यानी सामने वाली टीम बहुत सशक्त थी, लेकिन फिर भी वो इस टीम के सामने नहीं टिक सकी और केवल 6 खिलाड़ियों ने मिलकर ही 140 रन के स्कोर को पूरा कर दिखाया। अच्छी टीम थी इनकी, है ना। इस प्रकार हमारी टीम की जीत हुई और सभी दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट में हम सब आनंदित हो गए। इसी तरह आगे आपको दिया हुआ पेज नंबर 710 पर पार्ट से आगे अपने परिवार के किसी वेतनभोगी सदस्य की वार्षिक आय की जानकारी लेकर उनके द्वारा भरे जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। यहाँ आपको लिख कर दिया है गणित कक्षा 9वीं भाग 1 पृष्ठ 100। यानी यहाँ पर आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी और आप वहाँ से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको ये स्वाध्याय कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मैं आपकी सभी परेशानियों को जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयत्न करती हूँ। इस बार मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, कुछ उसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन अभी कंटिन्यू आपको वीडियो आता रहेगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को याद रखिए। कोविड-19 है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।